नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रयोगवाद का प्रगतिवाद के आना कैसा हुआ। इसमें हमने जो तार सप्तक जो चला था इस काल में, तो उसकी चर्चा कर चुके हैं। उनके जो कवि थे, 4 सप्तक निकले थे। पहला था तार सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। 4 सप्तक निकले थे। इसमें 7 कवियों को अज्ञे जी ने लिया था, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसका जो नाम दिया गया था प्रयोगवाद, प्रयोगवाद नाम दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद नाम दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने, क्योंकि इसमें जो इन्होंने जो अज्ञे हैं, इन्होंने तार सप्तक की जो भूमिका लिखी, प्रथम तार सप्तक की भूमिका में बार बार ये शब्द का प्रयोग किया गया कि हम नई राहों के अन्वेषी हैं, इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग विचारधारा के 7 कवियों को इकट्ठा किया और उनको सप्तक का नाम दे दिया। इनकी मंजिल एक नहीं थी, अलग अलग राहों के अन्वेषी थे। इसी कारण से इन्होंने सप्तक नाम देकर 7 कवियों के 4 सप्तक इन्होंने निकाले। इन शब्द का बार बार प्रयोग करने से, प्रयोग जो शब्द है उसका बार बार प्रयोग देखकर नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको प्रयोगवाद नाम दे दिया और प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा। प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा। हालांकि इसी काल के समानांतर ही अज्ञे जी की एक पत्रिका निकलती थी, प्रतीक पत्रिका। अज्ञे जी की एक, इन्होंने सप्तक तो निकाले ही, इन्होंने कई पत्रिकाओं का और भी प्रकाशन किया है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो अज्ञे की एक पत्रिका निकलती थी प्रतीक नाम से। जब दूसरा तार सप्तक के तुरंत बाद अज्ञे जी ने इस नाम का विरोध किया था, प्रयोगवाद शब्द का विरोध अज्ञे जी ने किया था और इसको नई कविता का नाम दिया था। लेकिन इसके बाद इसकी जो नवीन विचारधारा थी वो नई कविता के नाम से चल पड़ी थी। लेकिन इसको हम जो काल विभाजन करते हैं, प्रयोगवाद के जो बाद का जो समय आता है उसको नई कविता का नाम हम देते हैं। इसी में ही एक जो 3 कवि हुए दूसरी विचारधारा में, दूसरा सप्तक निकला प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद की जो 3 कवियों ने अपना एक अलग मत चला लिया। कौन सा था? प्रपद्यवाद कह लें या इन्होंने अपने ही नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर नकेनवाद नाम दे दिया। नकेनवाद में 3 कवि कौन कौन से थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी नारायण और तीसरे थे नरेश मेहता। ये तो थे प्रयोगवाद की जो नाम के संदर्भ में हमने बात की थी। जो प्रयोगवाद का जो समय था, इस काल प्रयोगवाद का जो काल है ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित था। जो प्रयोगवाद है वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित था। इसमें इससे पहले जो काल था प्रगतिवाद, वो काल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित था। उसमें समाज का चित्रण मिलता है, समाजनिष्ठ चित्रण मिलता है। जबकि ये प्रयोगवाद जो आया उसमें फ्रायड की मानसिक जो अवस्था था उससे का प्रभाव इनके काव्य पर लक्षित होता है। और इन्होंने जो चित्रण किया है वो केवल व्यक्तित्व का चित्रण किया है। इनमें समाज का चित्रण इनके काव्य में हमें नहीं दिखाई देता। ना ही इनके काव्य में, प्रयोगवाद के काव्य में लोक कल्याण की उपेक्षा इनका सबसे बड़ी कमी थी इनकी। इन्होंने समाज का चित्रण इनके काव्य में कहीं भी दिखाई नहीं देता। हालांकि इस बात पर खरे उतरे हैं कि चिंटी से लेकर हिमालय तक प्रत्येक वस्तु काव्य का विषय हो सकती है। जिन विषयों का आज तक जो शिक्षित जो वर्ग है, कवि गण है या साहित्यकार के लिए जो निषेध था, इन्होंने उन विषयों को आधार बनाकर काव्य लिखा। जिनका आज तक निषेध होता आया है, जिनको निष्क्रिय कर दिया जाता था, जहाँ जिन कवियों की सोच पहुंची ही नहीं थी, उन भद्दे से भद्दे उपमानों को
काव्य लिखा। नारी के वो उपमान प्रस्तुत कर दिए जो आज तक कभी लिए ही नहीं गए थे। उनमें खड़े हुए गधे का चित्रण कर दिया तो कभी फ्यूज बल्लभ का चित्रण, ये उपमान इन्होंने दे दिए। ये था प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की हम विशेषताओं के बारे में देखेंगे, इनके जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जिस काल के जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इनकी जो विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं प्रयोगवादी जो कविता में, इनकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रयोगवाद में इन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया है कि वे उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता भी उन उपमानों का कर गए हैं, कुछ ये आगे की ही पंक्तियां हैं। अधिक घिसने से तो मुलम्मा छूट जाता है कि अधिक घिसने से, क्योंकि जितने उपमान आज तक जो प्रयोग में आ रहे थे उन उपमानों को छोड़कर ये प्रयोगवादी नए नए उपमानों के प्रयोग में लग गए। हालांकि इनकी जो कविता थी, काव्य है, वो भावात्मक रूप से इसका कोई भी विशेष महत्व नहीं है। केवल एक नए प्रयोग के पीछे इन्होंने भावात्मक भावा जो पक्ष है उसको बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद यदि हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं प्रयोगवाद की, तो इसमें है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। इनकी जो भावना, पहली विशेषता है इनकी घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद है ये कभी किसी भी तरह से समाज से संबद्ध नहीं हो सकते थे। अपने आप को उनके गठबंधन के अनुरूप इन्होंने नहीं ढाला, बल्कि इनमें व्यक्तित्व की भावना इतनी अधिक थी कि इन्होंने अपने आप का ही काव्य लिखा। हालांकि इससे पहले हम देखते हैं यदि छायावाद की बात करते हैं या द्विवेदी युग की बात करते हैं या प्रगतिवाद को छोड़कर भारतीय युग तक के कवियों की बात करते हैं तो उनका काव्य भी व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है, व्यक्तित्व से प्रभावित है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व समाज को साथ लेकर चलती है, वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। लेकिन जो प्रयोगवादी कवि हैं उनका किसी भी तरह ये समाज के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठाते, बल्कि इन्होंने अपना ही साहित्य व्यक्तित्व तक ही सीमित होकर इनका काव्य रह गया। तो इनकी एक उक्ति मिलती है इसमें व्यक्तित्व के संबंध में, और अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है। साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता और अति साधारण खान। इसमें ना ही तो कोई तुकबंदी मिलती है, ना ही इनमें कोई छंद योजना मिलती है, ना ही इनमें कोई भाव ग्रहण कर सकते हैं। अभिधा मूलक जो भाषा इनकी और अति घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, उन्होंने केवल स्वयं पर ही ध्यान देकर व्यक्तित्व की घोषणा इसमें काव्य में हमें मिलती है। इसके बाद जो अगले जो विशेषता है इनकी अति नग्न यथार्थवाद इनके काव्य में मिलता है। आज तक जो काव्य लिखा जा रहा था प्रयोगवाद से पूर्व, जो भी काव्य लिखा गया वो एक शिष्ट साहित्यकार के लिए जो आज तक निषेध था, उनकी चर्चा इनके काव्य में दिखाई देती है। जिन शिष्टता को कवि ने नकार दिया है, जिन भावों या नकारात्मक भावों की ओर आज तक कवि का कभी ध्यान ही नहीं गया, उनका ध्यान प्रयोगवादी कवियों ने उनका चित्रण अपने काव्य में कर डाला। यहाँ तक कि उन्होंने अति नग्न यथार्थवाद का नाम जिसे ले ले, जो इस काल की जो एक महिला कवित्री हुई है शकुंतला माथुर, जो सप्तक कवियों में भी उनका नाम हमने पढ़ा है। एक नारी होते हुए भी इतना एक घोर नग्न यथार्थवाद उनके काव्य में मिलता है, यह एक थोड़ा शोभा इस काल को नहीं देता। इसके बाद बात आती है उनकी जो तीसरी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, निराशावाद। इन कवियों में, प्रयोगवादी कवियों में ना तो कोई अतीत के प्रति कोई इनको प्रेरणा इनके काव्य में मिलती है, और ना ही इनकी वर्तमान के प्रति, ना ही भविष्य के प्रति इनको कोई आशा दिखाई देती है। इन्होंने केवल जीना सीखा है तो केवल वर्तमान तक ही अपने
काव्य को सीमित इन्होंने रखा है और जो आज तक जो काव्य लिखा आ रहा था उनसे आशा की जो कोई बात या प्रेरणा संबंधित बात इनके काव्य में दिखाई नहीं देती और ना ही जो आने वाला जो समय है भविष्य काल उसको उससे कुछ सीखना चाहते हैं, ना ही उसके बारे में ये चर्चा करते हैं, बल्कि केवल अपने आप को ये वर्तमान तक ही सीमित रखना चाहते हैं। जो अब क्षण का महत्व इन्होंने दिया है कि इस काल में जो जीवन चल रहा है वर्तमान काल में उसी में जीने, ऐसा लगता है कि आगे कोई प्रलय आने वाला हो, इस प्रकार का काव्य इनके काल में मिलता है। तो एक उदाहरण देखते हैं कि आओ हम अतीत को भूलें और आज के रग रग के अंतर को छू लें। ऐसे लगता है इनके काव्य को देखकर जो जैसे कि आज ही इनका एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है और कुछ समय बाद सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इस प्रकार का जो काव्य है इनकी कोई आशा की किरण इनके काव्य में नहीं देती, ना ही इनके कोई नवीन उपमान तो दिए हैं, लेकिन वो भावात्मक रूप से ये कोई एक प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में पैदा नहीं करते हैं। जो इस काल के जो निराशावादी जो काव्य इस काल का लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो अगली विशेषताएं हैं। अगली इनकी विशेषता है अति बौद्धिकता। इनके काव्य में अधिक बौद्धिकता का समावेश इस काल में मिलता है। ये हालांकि जो कवि का जो कर्तव्य क्या होता है, कवि का कार्य क्या है कि इस काव्य को पढ़ने से हमें मन को स्थिति है वो आनंदित हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है हमारे भावों का। लेकिन इनके काल में जो काव्य पढ़ा गया, प्रयोगवाद जो रचा गया है, इसमें कवि का कोई साधारणीकरण इस काल में नहीं होता। इनका काव्य है वो इसको पढ़ने से एक व्यक्ति के मन को कुदेर रहा है या पहेली बुझावल कर रहा है। इनका जो काव्य है इस पर हर भावात्मक के पीछे इनकी हर जो भावात्मक यदि काव्य है तो उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये क्योंकि इनके काव्य में कोई साधारणीकरण का रूप है ही नहीं और अति बौद्धिकता का समावेश इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इनका लक्ष्य किसी पाठक के मन को तरंगित करना नहीं है, ना ही आनंदित करना है, बल्कि इन्होंने तो नए नए उपमानों का प्रयोग कर एक नया कुछ लाने का प्रयास मात्र इनके काव्य में दिखाई देता है। इनमें इतनी अधिक बौद्धिकता मिलती है कि वैज्ञानिक युग में इनमें भावना का जो क्षेत्र है वो शून्य तुल्य हो गया है। इसके बाद अगली जो विशेषता है इनकी वैज्ञानिक युग बोध और नए मूल्यों का चित्रण इनके काव्य में मिलता है। वैज्ञानिक युग बोध और नए मूल्यों का चित्रण अर्थात इनका काव्य है, इनमें वैज्ञानिक मूल्य में जो भावात्मक क्षेत्र तो नगण्य हो ही गया है, इनमें जो क्षेत्र है इनके काव्य का उसमें भय, उल्टा, त्रास, निराशा इनका समावेश इनके काव्य में हो गया है। जहाँ तक काव्य का लक्ष्य है कि मन को आनंदित कर देता है, बल्कि इस वैज्ञानिकता की होड़ में इनका काव्य उस होड़ में ही दब गया है। फिर इसके बाद आता है विशेषता है इसकी रीति काव्य की पुनरावृत्ति इस काल में हमें दिखाई देती है। यदि हम बात करते हैं कि जो इस काल से पूर्व, आधुनिक काल से पूर्व रीति काल का जो साहित्य हमने पढ़ा है उसमें अति मानसिकता का, नगण्य यथार्थ का चित्रण हमें काव्य का मिलता है। उसमें नारी को उपभोग वस्तु के रूप में हम देखते हैं और इसमें मौलिकता का कोई समावेश इसमें नहीं था। वैसे ही पुनरावृत्ति इस काल में हमें दिखाई देती है, क्योंकि इनका जो नारी का जो उपभोगपरक दृष्टिकोण है वो रीतिकाल की पुनरावृत्ति ही दिखाई देती है। बल्कि हम कह लें तो उसमें तो कुछ सीमा तो थी। उस काल में रीति काव्य की यदि बात करते हैं, तुलना करते हैं प्रयोगवाद के साथ, तो वो उस समय की नारी कुछ सीमा में बंधी थी। भले ही उन नायक नायिकाओं का जो चित्रण किया गया था उसमें राधा और कृष्ण का नाम देकर उसमें एक चित्रण काव्य में मिलता है नारी का, लेकिन इस काल में तो सीधा सपाट जो वर्णन मिलता है रीति काव्य की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक ये उच्छृंखल रूप हम कह सकते हैं इस काल की कविता को। प्रयोगवाद में
इस काल की एक जो महिला लेखिका है शकुंतला मात्र, उन्होंने भी पुरुषों की से भी बेहतर इसमें इन्होंने नारी का जो मानसिकता का जो चित्र इनके काव्य में मिलता है वो बहुत ही शोचनीय है। इसके बाद है इनकी उपमाओं में नवीनता। इस काल की जो प्रमुख विशेषता ही यही रही प्रयोगवाद की कि इन्होंने जो नवीन जो काव्य लिखा है उसके जो उपमान लिए थे, आज तक जो उपमान चलते आ रहे थे, उन उपमानों को छोड़कर इस काल में नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। नए उपमानों का इन्होंने किसी नारी का जैसे मेरे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, इस प्रकार के ऑपरेशन थिएटर की लाइट से वो जल उठा, इस प्रकार के उपमान इन्होंने दिए हैं। इनके उपमानों में नवीनता तो है, लेकिन इसका जो भाव पक्ष है वो एकदम दब कर रह गया है। अज्ञे जी का कथन है यही कि अब उपमान पुराने हो गए हैं, देवता भी इन उपमानों का कर गए हैं पूज, कि जो उपमान आज तक जो आदिकाल से चलते आ रहे थे उन उपमानों से अब देवता भी उन उपमानों को छोड़ चुके हैं। अधिक घिसने तो मुलम्मा छूट जाता है कि इतनी बार उन जो नायिका का जो मुख का चित्रण है चांद के समान किए गए हैं, उनके नेत्रों की तुलना है वो कमल के समान की गई है, उनके इस प्रकार का जो चित्रण है उन उपमानों को इस काल के कवियों ने नहीं लिया, बल्कि नए उपमान जो भौतिक में जो वैज्ञानिक रूप में हमें दिखाई देते हैं उन उपमानों का प्रयोग इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इसके बाद बात आती है कि इनके काव्य में विषय परिधि का विस्तार होता है। ये तो बात हम कर ही चुके हैं कि इस काल के जो कवि हैं, हालांकि ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी द्विवेदी युग में कि जो काव्य का विषय है चिंटी से लेकर हिमालय तक प्रत्येक वस्तु काव्य का विषय हो सकती है, लेकिन उनका विस्तार यहाँ तक होगा यह तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। इन्होंने इस काल में बुझे हुए जले हुए पापड़ का, करोशिया का, एक गर्दन नीचे किए हुए गधे का, उसके मूत्र सिंचिता जो मिट्टी है मृतिका का, उसका वर्णन इन्होंने किया है, बल्लभ का, गाड़ी की जो पटरियां हैं उसका वर्णन इनके काव्य में मिलता है। इनका जो विषय परिधि जो विस्तार है, इनका जो विषय विस्तार हमें मिलता है इस काल में वो अकल्पनीय है। इसकी कल्पना हमने अभी तक नहीं की थी किसी भी काल के कवि ने। इनके विषय परिधि के विस्तार में हम देखें तो इनमें जो भाव पक्ष है वो शून्य मात्र होकर रह गया है, क्योंकि उस काल में जब हम उपमान पढ़ते थे या उन प्रतिबिंबों बिंब को हम पढ़ते थे तो एक बिंब बनता था, उन काव्यों को पढ़ने से एक बिंब बनता था, एक नारी का सौंदर्य लावण्य झलकता था उसमें। लेकिन इनकी विषय परिधि का विस्तार तो हम देख रहे, लेकिन इसमें वो एक बिंब नहीं बनता काव्य का, बल्कि इनका भाव पक्ष शून्य हो गया है प्रयोगवाद की कविता का। अब देखते हैं इनकी अगली विशेषता क्या है। अब बात आती है इनकी जो अगली विशेषता है बदेश की स्थापना इनके काव्य में मिलती है। बदेश का अर्थ क्या है? बदेश का अर्थ है एक बदेपन का चित्रण भी इन्होंने कर दिया, जैसे एक गधे का चित्रण कर दिया कि एक वो गधा है, उसके भोलेपन का चित्रण नतग्रीव खड़ा है, वो उसके मूत्र सिंचित जो वृत्त है उसका चित्रण इसके काल में मिलता है प्रयोगवाद में, जो आज तक पहले कभी नहीं लिखा गया कि बदेश की स्थापना। हालांकि उपमान नए मिलते, लेकिन ये जो बद्धा चित्रण इनके काव्य में मिलता है वो इन्हीं की विशेषता है प्रयोगवादी कवियों ने, कि इन्होंने कोई भी विषय इस काल का नहीं छोड़ा, बदेश की स्थापना इन्होंने कर दी। वैचित्र्य प्रदर्शन इनके काल की क्या विशेषता है प्रयोगवादी कवियों की, कि इस काल में इन्होंने वैचित्र्य प्रदर्शन के कारण कुछ विशिष्ट अलग लिखा जाए, इस कारण इनके उपमान नए इन्होंने दे दिए। विषय परिधि का विस्तार में भी इन्होंने नए विषयों का समावेश अपने काव्य में कर लिया है, और इसके अलावा जो कुछ भी नवीन प्रयोग इनके काल में किए गए केवल वैचित्र्य प्रदर्शन के कारण, इसकी भावना के कारण। इसके बाद इनकी जो भाषा थी, भाषा है इनकी
स्वच्छंद रूप इनके काव्य का हमें दिखाई देता है। ये तो थी प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। फिर बात आती है कि प्रगतिवादी जो विचारधारा थी वो समाज को ध्यान में रखते हुए काव्य रचा गया था, जबकि जो प्रयोगवाद का जो साहित्य है वो व्यक्तित्व को ध्यान में रखा गया, उसमें सामाजिकता को ध्यान में रखा गया। तो प्रयोगवाद के काव्य में जो इस काल के अनुभूत जो विषय थे उन विषयों को आधार बनाकर काव्य लिखा गया। इसमें व्यक्तित्व ने स्वयं को महत्व दिया है, समाज को महत्व नहीं दिया है। अगर यदि हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो इस काल की जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी लोक कल्याण की उपेक्षा इस काल में हमें दिखाई देती है। इस काल के कवियों ने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। इस काल के जो प्रमुख प्रवर्तक कवि है वो अज्ञे हैं। अज्ञे ने बार बार नए उपमानों पर जोर देते हुए कहा है कि देवता भी इन उपमानों का कर गए हैं कुछ अधिक घिसने से तो मुलम्मा छूट जाता है। ये तो थी प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद के जो अन्य कवि हैं, इसके एक कवि हुए हैं रामविलास शर्मा की। यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने अब स्वयं को इस धारा से जोड़ने का विरोध किया था, क्योंकि वो एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, न कि एक कवि के रूप में। इन्होंने उनका नाम तार सप्तक में डाल दिया था, बल्कि वे एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। उनसे बिना पूछे बिना सलाह के इन्होंने उनका नाम डाला, क्योंकि अज्ञे का लक्ष्य था कि अलग अलग धारा के अलग अलग कवियों को एक साथ 7 कवियों की धारा चलाई जाए। ये तो थे तार सप्तक जो 4, और ये रही इनकी प्रयोगवाद की विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे इसके जो आगे प्रयोगवाद जो कवि हैं उसके संदर्भ में कुछ और बातें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।